नाज़रीन आदाब, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डीडी के एक ताज़े शुमारे में आप सबका इस्तकबाल। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के हर हफ्ते हर शुमारे में हम बात करते हैं मुख्तलिफ मौजूओं पर। वो मौजू जो हमारे सोसाइटी की ज़रूरत होते हैं, वो मौजू जिस पर हर एक बाशिंदा हमारी रियासत का, या हम बात करें यूटी जेएंडके की, वो बात करना चाहता है, उसके जहन में कुछ सवाल हैं, उस पर बात करना चाहता है, तो वो सवाल हम पूछते हैं हमारे हायर अथॉरिटीज़ से, उनसे जो कंसर्न्ड हैं मुख्तलिफ महकमों के। आज का जो टॉपिक हमने चुना है, ये हमने महकमा जंगलात चुना है। जी हाँ, फॉरेस्ट्स पे बात होगी या जंगलों पे बात होगी। और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट जेएंडके पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर मोहित गेरा साहब को, जो कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट हैं जेएंडके। इसके अलावा हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स हैं जेएंडके और चेयरमैन है बायोडाइवर्सिटी काउंसिल के। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप 3 ओहदों पे हैं, तो इन 3 ओहदों पर आपका जो डोमेन है वो क्या है और आपका ज्यूरिसडिक्शन क्या है? मैं प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हूँ, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। जी। हेड ऑफ फॉरेस्ट उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, फॉरेस्ट फोर्स। उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। वो पूरा फॉरेस्ट को देखता हूँ, इसलिए वो डेजिग्नेशन है सिर्फ। जी। सो मेरा मेन डोमेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसका मैं देखता हूँ। टेरिटोरियल जिसको हम कहते हैं, जो ज़मीनी जुड़ा है। और क्योंकि 80% जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, ये माना जाता है कि वो फॉरेस्ट में ही होती। तो रीऑर्गेनाइजेशन से पहले हमारा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड होता था, जिसकी सदारत चीफ सेक्रेटरी साहब करते थे। तो जब बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बाद जब हमारा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो काउंसिल ये बन गया। तो उसका जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ सितंबर 2020 में, तो फिर वो पीसी 7 हॉफ को ही उसका चेयरपर्सन रखा गया है। तो उसके ओहदे के हिसाब से फिर मैं बायोडाइवर्सिटी काउंसिल भी देखता हूँ। मेरे इसमें मेंबर सेक्रेटरी हैं और हमारे कुछ बायोडाइवर्सिटी के काउंसिल के मेंबर हैं जो गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड हैं। जी, बायोडाइवर्सिटी काउंसिल पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी आज के दिन पर क्या कुछ कर रहा है? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यूटी का जो हमारा रकबा है, उसका 48% पे हमारी मौजूदगी है। और हमारे मुख्तलिफ जंगल हैं, और उनके अगर पैचेस भी देखे जाएं, अलग अलग जंगल जो हैं, वो 2168 हमारे जंगल हैं। और ऑलमोस्ट सभी जंगल जो है किसी ना किसी गांव से जुड़े हैं। और हमारे 4290 राजस्व गांव हैं, जो उसको रेवेन्यू विलेज कहते हैं। तो इन सब फॉरेस्ट का मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन, और इसमें कुछ फॉरेस्ट डिग्रेडेड है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, जो नेशनल एवरेज है, उससे डबल से भी ज़्यादा है। तो ये माना जाता है कि ये डिग्रेडेशन जो है ज़्यादातर ग्रेजिंग से है, ओवर ग्रेजिंग से है। मैं कहूँगा ग्रेजिंग अगर रेगुलेटेड है तो उससे कम फर्क पड़ता है। तो ये ग्रेजिंग से जो हमारा डिग्रेडेशन है, कुछ मौसम से भी होता है, कुछ ड्राउट से भी होता है। तो वो जो डिग्रेडेशन है उसको हम रिजुवनेट करते हैं फॉरेस्ट को। तो वो हर साल हमारा कैपेक्स प्लान है। फिर इस साल हमारा जो है पिछले साल लागू हुआ था ग्रीन इंडिया मिशन, उसमें हम करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा कैंपा, जो हमारा जो कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है, सबसे ज़्यादा फंडिंग हमें वहीं से रहती है। तो उससे जो है हम रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, रिजुवनेशन ऑफ फॉरेस्ट वेयर डिग्रेडेशन हैज़ टेकन प्लेस, या फिर हम जो है अपने फॉरेस्ट का स्टॉक बढ़ाते हैं। और फॉरेस्ट के बाहर भी हम ग्रीनिंग करते हैं। जो आपने बात कही कि ग्रेजिंग की वजह से, ओवर ग्रेजिंग की वजह से हमारे फॉरेस्ट में जो डिग्रेडेशन हो रही है, ये कैसे मुमकिन है? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि एक ग्रेजिंग से एक जानवर कैसे जंगलों को डिग्रेड कर रहा है, उस पर थोड़ा बात करें। और साथ ही साथ ये बताएं कि ये जो ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, इससे हमारे जंगलों की जो डिग्रेडेशन हो रही है, इससे बचने के लिए क्या कुछ हो रहा है? इससे बचने के लिए अभी हमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉरेस्ट फॉर फॉडर एक मुहिम दी है। तो एक हमारा यहाँ एग्रोस्टोलॉजी विंग है। तो ग्रेजिंग एक कॉमन चीज़ है फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि ग्रेजिंग तो जितने एनिमल्स होंगे ग्रेजिंग होगी। लेकिन अब इसमें यह है कि जो यहाँ नंबर है, जो नेशनल एवरेज है, उससे तकरीबन डबल है।
और बल्कि इसमें आंकड़े अच्छे हैं। अभी नंबर जो 15 साल पहले सेंसस थी तो उसमें 1.1 करोड़ था जी। और अब करीबन 90 लाख है। तो वो भी एक उस पे डिक्लाइन पे है, जो कि अच्छा माना जाएगा जी। और इसमें ग्रेजिंग के लिए ज़्यादा फॉडर प्रोडक्शन की ज़रूरत है। तो फॉडर जो है हमारे क्लोजर से मिलते हैं। हमारे कम से कम 5000 क्लोजर्स हैं। अगर हम सोशल फॉरेस्ट्री को भी ले लें, हमारे दूसरे जो सिस्टर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन है, वाइल्ड लाइफ है, इनको भी ले लेंगे तो 5000 से ज़्यादा तो हमारे प्लांटेशन यूनिट्स हैं, जहाँ से हर साल काफ़ी मात्रा में जो घास निकलती है। फिर कुछ हमारे 700 के करीब डेडिकेटेड फॉडर प्रोडक्शन के यूनिट हैं। और फॉरेस्ट फॉर फॉडर के लिए जो ये मुहिम आई है, तो इसमें हमने जैसे कश्मीर में हर जो नया क्लोजर बनेगा, हमारे जो 300-400 जो नए क्लोजर बनेंगे, उसमें एक एरिया महदूद कर दिया है जी। उसमें सिर्फ फॉडर हमारा प्रोडक्शन रहेगा, टाल ग्रासेस रहेंगी, फेस्को रहेगी, क्लोवर रहेगी। तो वो जो है जो नेबरिंग विलेज है वो साल में कम से कम 3 बार उसको ले सकते हैं जी। तो उससे काफ़ी उनका जो रिक्वायरमेंट है वो मीट अप हो जाएगा। और जो हमारे नोमैडिक जो पॉपुलेशन है जो माइग्रेट करते हैं जी, तो वो माइग्रेशन रूट्स पे हम क्लोजर्स ले रहे हैं ताकि वहां पर उनको ग्रास मुहैया हो सके जी। तो उससे हमारा जंगलों पे जो है प्रेशर कम होगा जी। लेकिन ये जो डिग्रेडेशन की आपने बात की, तो एक जानवर चाहे भेड़ है, बकरी है, ये अगर ग्रेजिंग के लिए जाता है तो ये जंगल की डिग्रेडेशन कैसे करता है, इस पर थोड़ा सा। नहीं, डिग्रेडेशन देखिए, अगर मैं वहां रह रहा हूं तो मैं फायरवुड भी यूज करता हूं जी। तो वो जो छोटे छोटे जो रीजनरेशन वाले हैं पेड़ हैं उनको भी मैं इस्तेमाल करता हूं। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो देखिए, फॉरेस्ट अगर उसमें 40% तक भी, मैं कहता हूं 30% तक भी कैनोपी का कवर है तो वो वापस रिजुवनेट कर जाता है जी। लेकिन ये सिस्टम ऐसा नहीं है जो साल दर साल रिजुवनेट कर जाए। इसको डिग्रेड होने में भी कम से कम जो है 15-20 साल लगते हैं। उसके बाद रिजुवनेट होने में भी इसको 20-25 साल लग जाएंगे। हाँ जी। कम से कम 3 से 5 साल तो लगेगा अगर हम डेडिकेटेड वर्क करेंगे जी। अगर उसको उससे बचाएंगे जी। तो इसमें सिर्फ यही है कि आप एक एरिया बनाइए और दूसरा जो है जो बना हुआ है उसको कुछ देर के बाद यूज कर लीजिए। और दूसरा कट एंड कैरी वाला जो सिस्टम है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो भी जो क्लोजर्स बनते हैं इसमें जो घास है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, तो ये तो लोगों के लिए होता है, ये तो लोगों का ही हक है और हम उनसे पूछ के ये सब बनाते हैं। तो कई बार वो ग्रासेस भी रिकमेंड करते हैं। अगर कुछ ग्रासेस हमारी बाहर की हैं, मतलब जो एक्सॉटिक है लेकिन बहुत सालों से लग रही हैं, तो वो उनके तावूम से ही होता है, तभी वो हमारा क्लोजर भी बचता है और घास या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कुछ भी है वो ले सकते हैं जी। लोगों का एक आम सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे जंगल खत्म हो गए, जंगलों की कटाई हो गई, जंगल नहीं बचे, इस पर थोड़ा कुछ बताएं आप। देखिए, जंगल का जो बात है ना, उसकी हर 2 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सैटेलाइट के द्वारा असेस करती है, जिसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये इसको असेस करती है। जब 2019 में रिपोर्ट आई, वो 16वीं रिपोर्ट थी, 1987 से ये काम चल रहा है, तो 2019 की जो रिपोर्ट आई उसमें हमारा एरिया 371 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा जी। लेकिन अगर हम लद्दाख को हटाएंगे तो हमारा 348 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा जी। और हम ऐसी चौथी स्टेट थे या यूनियन टेरिटरी थे जो पूरे कंट्री में, मतलब पहले 5 जिनका एरिया सबसे ज्यादा बढ़ा, हम उसमें शमूर थे। अब 21 की रिपोर्ट आई है तो इसमें हमारा बड़ा कम है, 29 स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ बड़ा है, लेकिन अभी भी ये बढ़ ही रहा है। और पिछले अगर 10-20 साल का देखेंगे, 2001 को 2021 से कंपेयर करेंगे तो 10% से ज्यादा इसमें इजाफा हुआ है जी। तो फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है जी। लेकिन चूंकि ये माउंटेनियस रीजन है तो हमारा अभी फॉरेस्ट, मिडोज और जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है जिसको हम ट्री कवर से नापते हैं जी, तो वो तकरीबन 54% है जी। लेकिन हमें उस 54% है। नेशनल एवरेज 25% के करीब है और वो हमारा तो डबल से ज्यादा है। लेकिन चूंकि हम माउंटेनियस स्टेट में हैं तो हमें इसको 2/3 तक ले जाना है। ओके, सो 2/3 तक ले जाने के लिए हमें फॉरेस्ट में तो जो हमारे ब्लैंक्स हैं जी, उनको तो हमें रिक्लेम करना ही है जी, उनमें ग्रीनरी लानी है, लेकिन हमें ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट भी जाना पड़ेगा। सर, एक तरफ आबादी बढ़ रही है
और जो हमारे शहर हैं, जो हमारे टाउन्स हैं, वो फैल रहे हैं। और जब वो फैल रहे हैं तो वो जंगलों के नजदीक भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जंगल भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर अब जंगल इफेक्ट हो रहे हैं तो फिर जंगल इफेक्ट होने के बाद हम जंगलों की जो हमारी जो परसेंटेज है 54% जो हमारा ग्रीन कवर है उसको बढ़ाएंगे कैसे? अगर हम जो स्टेट लैंड है जी, कॉमन लैंड है और प्राइवेट लैंड है जी, अगर वहां पेड़ लगेंगे तो ये बढ़ेगा, ये तो बढ़ेगा ना। जो अब प्राइवेट लैंड में अगर कोई शजरकार है जी, उसको जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए होता है। जैसे आपने यहाँ देखा होगा पॉपुलर और विलो जी, और कुछ हद तक रूबीनिया है, हार्डी है, जो लगाए जाते हैं, इन जिनसे किसी ना किसी तरीके से इनकम होती है। जी, तो अभी जैसे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पॉपुलर कमीशन बनाया था, जी, वो मैं ही उसको चेयर कर रहा था, उसकी रिपोर्ट भी हमने दे दी है। तो उसमें थोड़ा और इसमें जो है रिफॉर्म्स होंगे और अच्छा रहेगा। वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, मैं तो जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर को मैं वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज का एक रोल मॉडल देखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट है, जो सॉइल है, वो वुड प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अहम है। और अगर आप वुड की यूटिलाइजेशन देखेंगे वो भी यहाँ सबसे ज्यादा है। जम्मू कश्मीर तकरीबन 500 करोड़ रुपए की लकड़ी हर साल इंपोर्ट करता है। तो ये अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगी तो जो इतने हमारे जो शजरकार हैं इनको फायदा होगा और ये हमारा जो पैसा ये बचेगा इंपोर्ट का। तो मुझे लगता है इसमें बहुत सारी जो है पोटेंशियल है और यहाँ पर ये काफी बढ़ाया जा सकता है इसको, क्योंकि पॉपुलर कमीशन ने भी दिया है कि जो इसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, फिर इसकी रेगुलेशन में थोड़ा सा और मतलब मेनली कहा गया है कि इंडस्ट्री इसको ज्यादा करे। यहाँ क्या है कि इसको 15 से 20 साल बाद काटते हैं, लेकिन अगर इसका ज्यादा से ज्यादा प्लाई बोर्ड बनाया जाए, प्लाईवुड बनाया जाए तो इसको 8 साल में काटा जा सकता है। तो उससे जो है शजरकार को जल्दी पैसा मिलेगा। तो मुझे लगता है और भी लोग इसको जो है ग्रो करने में, कल्टीवेट करने में प्रोत्साहित होंगे। फिर यहाँ पेंसिल का बहुत बड़ा उद्योग है। यहाँ से मतलब मैं कंट्री लेवल पे देखूंगा तो मुझे लगता है 20-30% या 40% पेंसिल यहीं से बनती है, उसमें ये पॉपुलर ही यूज होता है। तो उनको भी एक पॉपुलर जो है वो छोटा ही चाहिए होता है, वो 30 सेंटीमीटर अगर गर्थ होगा तो उनका काम चल जाता है। तो ज्यादा क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें सुकास्ट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सोशल फॉरेस्ट्री है, तो इन महकमों को भी इसमें वो लगे हुए हैं। और हम कम से कम जो है सारे मिलके 3-4-5 लाख जो पॉपुलर्स तो हम ही देते हैं, लेकिन ये मेनली प्राइवेट नर्सरी से आना है, क्योंकि ये तो उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्राइवेट जो नर्सरी ग्रोवर है, लेकिन वो क्वालिटी मटेरियल लगाएगा और उसके हिसाब से वो क्वालिटी मटेरियल फार्मर लगाएगा, तो उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। जो मैं 15 साल में काट सकता हूँ, मैं कुछ साल पहले काट सकता हूँ। और प्लाईवुड के लिए तो मैं 7 साल 6 साल में भी काट सकता हूँ। जी, तो जहाँ एक तरफ हम देखते हैं पॉपुलर की कटाई होती है, उसको बेचा जाता है, उसको लगाया जाता है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ और भी पेड़ हैं जिनकी ज़रूरत लोगों को पड़ती है, जैसा कि आपने अभी अभी कहा कि इंपोर्ट जो हमारा लकड़ी होता है, तकरीबन 500 करोड़ की लकड़ी इंपोर्ट की जाती है। वो शायद वजह यही है कि हमें यहाँ लकड़ी दस्तयाब नहीं है। तो वो जो लकड़ी है, जो शायद पॉपुलर से थोड़ा बेटर क्वालिटी की लकड़ी आ रही है, क्या हम वो यहाँ प्रोवाइड नहीं कर सकते अपने शहर में? नहीं, वो देखिए जो फॉरेस्ट से लकड़ी निकलती है वो हमारा यहाँ जब से सुप्रीम कोर्ट का 1996 का ऑर्डर आया, उसके बाद वो सभी स्टेटों में लगा है। तो उसके बाद जो कमेटी बनी और जो उसकी रिपोर्ट आई, वो हम लोग 64 लाख CFT मैक्सिमम यहाँ से निकाल सकते हैं, और वो स्नो फॉलन होना चाहिए। स्नो फॉलन उसको एस्टिमेट करके रखा गया है। तो वो अगर एवरेज देखें ना, लॉन्ग टर्म एवरेज, वो 50 से 55 लाख CFT ही हमें स्नो फॉलन मिलता है। जैसे जो पुराना जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट का साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उसमें जो मैच्योर क्रॉप है उसको आप निकालते हैं स्टेजेस में और नेचुरल रीजनरेशन को रास्ता देते हैं। नेचुरल रीजनरेशन पोल क्रॉप बनता है और अल्टीमेटली वो फिर मिडिल लेवल और मैच्योर क्रॉप बनता है। तो वो सिस्टम अब यहाँ लागू नहीं है। अब तो जो भी आपका स्नो फॉलन है बस वही इस्तेमाल होता है। और उसमें भी जो है कायल और फर वो ज्यादा मिलेगा, देवदार तो बहुत ही कम मिलता है। तो हमारे लोगों की यहाँ जरूरत रहती है, तो वो जरूरत जो है वो उसी से पूरी होती है।
लेकिन कुछ और इसमें स्पीशीज के बारे में हमें सोचना चाहिए, जैसे रेडिएटा पाइन एक स्पीसी है, या विलोज की कुछ स्पीसीज हैं। विलो तो खैर बैट के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, इस्तेमाल किया जाता और है। उसका भी बहुत बड़ा यहाँ स्कोप है। फिर इसका विकर विलो जो है, उसका जो हैंडीक्राफ्ट है या उसकी जो चीज़ें बनती हैं, जो बहुत सारी उसके डस्टबिन बनते हैं, उसकी प्लेट्स बनती हैं, उसका टोकरियाँ बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसकी कंटेनर्स बनते हैं, तो उसका भी बहुत इस्तेमाल होता है, स्कोप है जी। जहाँ एक तरफ हम बात करते हैं उन पेड़ों की जिनकी ज़रूरत बहुत है, यहीं पर हम बात करते हैं कश्मीर की। अगर बात हम कर रहे हैं तो यहाँ का हमारा वुड कार्विंग बड़ा फेमस है। तो वुड कार्विंग के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल होती है वो हमारी वॉलनट लकड़ी, लेकिन वॉलनट का पेड़ काटने की इजाज़त नहीं है। अगर वॉलनट का पेड़ काटने की इजाज़त नहीं है तो कैसे हम हमारा जो वुड कार्विंग का काम है उसे जिंदा रख पाएंगे? ये वुड कार्विंग डिफिकल्ट है जी, लेकिन वॉलनट का और बहुत फायदा है। जैसे हम भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी वॉलनट 1 की तरफ चल रहे हैं जी, क्योंकि वॉलनट का जो रिकरिंग बेनिफिट है जी, वो बहुत अच्छा है। तो अब हमने जैसे नॉर्थ कश्मीर में वॉलनट 1 हमने लगाया है, वो कुछ 4 साल हो गए हैं, और इस पिछले साल हमने उसको अपग्रेड किया है और उसमें 10 हेक्टेयर एरिया उसका बढ़ाया है जी। तो वो लोगों का बहुत उसमें कॉपरेशन है, और वो अपना ही उसको वन समझ के चल रहे हैं, और उसका जो फ्रूट है वो उन्हीं को मिलना है। रेगुलर जो उसका फ्रूट है दे विल बी गेटिंग। लेकिन जहाँ तक कार्विंग की बात है, वो मुझे लगता है हमें जितना हमें अखरोट का जो डेड वुड है, या उस तरह से जो मतलब डेड ट्री है उसका वुड काम का है, या और भी इसमें जैसे हमारा राजौरी में चिकड़ी एक वुड है बक्सस, उसमें भी अच्छी कार्विंग होती जा सकती है। और बाकी तो कुछ हमारे कोनीफर्स हैं, उसमें कार्विंग को सपोर्ट यानी फ्रेम श्रेम उनसे बन जाते हैं। बट रियल कार्विंग मुझे लगता है अखरोट के अलावा यहाँ पर स्पीशीज देखनी पड़ेंगी जी। लेकिन जैसे जम्मू में तो डलबर्जिया सिसु है, हमारे यहाँ टीक है जो प्लेन्स में, वहाँ बहुत अच्छी उसमें कार्विंग होती है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम कश्मीर की बात करें तो शहरों में पहले छोटे मोटे जंगल देखे जाते थे, सिटी फॉरेस्ट होते थे। अब सिटी फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम हो गया, क्या इस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है? सिटी फॉरेस्ट तो बढ़ाए जा रहे हैं। सिटी फॉरेस्ट तो जैसे यहाँ तो अगर हम श्रीनगर की बात करें तो 3 तो हमारे बड़े नायाब फॉरेस्ट हैं। जैसे अगर 70s में इनकी फोटो देखें आप, शंकराचार्य की फोटो देखिए, बैरन हिल है, हरी पर्वत देखिए, बैरन हिल है, जबरबंद देखिए। तो इसमें तो पिछले 30 से 40 साल में पूरे ये ग्रीन है, जिसका जो ट्री कवर है ऑलमोस्ट 100% है। तो ये तो उस तरह से हो गए। बाकी अगर आप वैसे जो बिल्कुल, हम तो इसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आज हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा तो एज ऑन टुडे हमारे पास कोई 20 या 22 सिटी फॉरेस्ट हैं। जम्मू में हमारे 2-3 सिटी फॉरेस्ट हैं। तो अब हम जो है सोपुर में रखा है, और हम अलग अलग जगह पे इसको, अनंतनाग में अभी हमारा सैंक्शन हुआ है। तो ये हम बना रहे हैं सिटी फॉरेस्ट। कुछ हमारे एग्जिस्टिंग है जिनको हम अपग्रेड कर रहे हैं जी। आपने जैसे अभी बात की कि 1970s की अगर हम बात करें, और उस टाइम पर अगर हम देखें कि ये जो हमारे 3 सिटी फॉरेस्ट थे तो इनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन आज ये तकरीबन 100% ग्रीन कवर में है। लेकिन ये वही 3 हैं जो 70s में थे। 70 से लेकर आज तक क्या कहीं पर कोई और जगह आइडेंटिफाई हुई जहां पर हम सिटी फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं? ये देखिए ना, मैं जो बता रहा हूं, हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं जी। हम जो है इसको डिफरेंट नाम से कर रहे हैं। जैसे बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये हमारा हरन में बन रहा है जी, वो ऑलमोस्ट बन गया है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है। मेडिसिनल प्लांट है जी। फिर हमारा एक माउंटेन पार्क है। माउंटेन पार्क मतलब वो एक ब्लॉक लेवल पे जगह है रफियाबाद में जी। तो वहां पर लोकल स्कूल के बच्चों के लिए जी वो खुला गया है। तो ऐसी एक मेडिसिनल प्लांट का अलग खोला है जी। तो जैसे जैसे लोकल हमारी जो डिमांड है उसके हिसाब से ये पार्क्स डेवलप कर रहे हैं। बेसिकली ये डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है हमारी। और जब हम सिटी की बात करते हैं तो जैसे ये 3 तो इसमें तो विजिटर्स जाते हैं जी। ये शंकराचार्य में तो सब बाहर के टूरिस्ट सभी जाते हैं इसमें। ऐसे ही जो जम्मू में है हमारा महामाया सिटी फॉरेस्ट है, फिर एक रैका है जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट देखता है, फिर हमारा एक तवी हर्बल पार्क है जी। नीचे एक और सिटी फॉरेस्ट हमारा तवी सिटी फॉरेस्ट करके बन रहा है जी। तो ये अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी काफी हमें ये डायरेक्शंस हैं जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नगर वन भी कार्यक्रम है जी। अभी जो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने
और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने भी हमें दिया हुआ है स्कीम, हर नगर एक नगर वन जी। तो वो भी हम जो है अभी वो चल पड़ी है जी। तो उसमें जैसे मैं बता रहा था, जैसे कोई हमारा उधमपुर में है, कोई हमारा राजौरी में है, पुंछ में है, तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट जहां जहां नहीं है उसको कवर कर रहे हैं। तो एज ऑन टुडे अबाउट 20 पार्क्स वी आर हैविंग, बट डिफरेंट नेम्स के हिसाब से हम और खोल रहे हैं। बहुत खूब, बहुत ही खूब। यहाँ पर और भी कुछ सवाल हैं जो मैं चाहूंगा आपसे पूछना, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए लेते हैं कॉल। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अपना तारुफ कराइए। जी हम राजबाग से बोल रहा हूँ। थोड़ा ऊंचा बोलें। कौन सा बोल रहे हैं? राजबाग से बोल रहा हूँ। कहाँ से? राजबाग से जियाम्बर बोल रहा हूँ। जी, राजबाग से कॉल है जी, सवाल पूछें। जी जी, सवाल ये है, जो पामपुर में जो ज्वेलरी मिल थी, प्लाईवुड इंडस्ट्री थी जी, वहाँ पर बिल्कुल खाली पड़ा है जमीन, वहाँ पर कारखाने खत्म किया, वहाँ जितने लोग रहते थे डे एंड नाइट वहाँ पर ड्यूटी रहती थी जी, वहाँ पर रोजगार को बहुत अच्छा मिलता था जी, वो बंदी हो गई है। वजह क्या है इसमें? वो पेपर इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं कश्मीर, उसके लिए भी जंगलात है, उसमें मिल सकता है उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने का। दो सवाल उन्होंने पूछे हैं। पहला सवाल ये कि जो पामपुर में हमारी लकड़ी की इंडस्ट्री थी, जहां से काम होता था, प्लाईवुड बनता था, वो बंद क्यों की गई, एक ये, और दूसरा कि हमारे यहाँ पेपर इंडस्ट्री का स्कोप क्या है? पेपर इंडस्ट्री तो एग्रो वेस्ट से चलती ज्यादातर जी, और जैसे मैं भी यहाँ आने से पहले तमिलनाडु में पोस्टेड था जी, तो वहाँ तमिलनाडु न्यूज प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड है TNPL, तो वो तो कैजुरीना वहाँ का जो स्पीसी है जी, उसको आप लगाइए 2.5 साल से 3.5 साल में उसको काट सकते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा इनकम का स्रोत था। वो कोई भी जो है शजरकार 70,000 रुपये लगाता था और 3 से 4 लाख में उसको तकरीबन 3 साल में बेच देता था, और डिमांड उतनी थी, उसकी जो इनटेक इतनी थी। मतलब मेरा जो पॉइंट है वो ये कि वहाँ वो लकड़ी से भी पेपर बनाते थे, मतलब लकड़ी इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल। लेकिन नॉर्थ में जैसे पंजाब में हमने देखा जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं और हमारी जो जम्मू रीजन में है, ये सब पेपर, यूज्ड पेपर को ही और एग्रो वेस्ट से बनाती है जी। तो उस तरह का तो स्कोप है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ना, वुड बेस्ड इंडस्ट्री इटसेल्फ का बड़ा स्कोप है। जैसे इन्होंने अभी पामपोर का बात किया, वो जैसे मैं अवंतीपुरा का आपको बताता हूँ। अवंतीपुरा में जो क्रिकेट बैट का जो जोन बनाया हुआ है, उस क्रिकेट बैट में हमें प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको देखते हुए कश्मीर को एक सीलिंग दी गई है कि यहाँ कितनी प्राइमरी इंडस्ट्रीज आएंगी, कितनी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आएंगी, कितनी दूसरी इंडस्ट्रीज आएंगी। तो उस सीलिंग को डिस्ट्रिक्ट या हमारी डिवीजन के हिसाब से बांटा हुआ था जी। तो हमने उसको रिवाइज करके सर्कल के हिसाब से बांट दिया। तो वो जो बैट इंडस्ट्री जो नहीं लग पा रही थी, वो उनका कोटा बढ़ गया जी। तो बैट इंडस्ट्री जो हमने कम से कम पिछले 1 साल में 225 बैट इंडस्ट्रीज को लाइसेंस दिए हैं जी। तो अब जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, एरियल सर्वे करते हैं, वो जो है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, यानी कितना हमारे लकड़ी की सप्लाई हो सकती है, क्योंकि ये जिस भी इंडस्ट्री की जो ये जिक्र कर रहे हैं, ये प्लाईवुड इंडस्ट्री है, प्लाईवुड इंडस्ट्री है, ये पॉपुलर से ही चलेगी, और बैट इंडस्ट्री हमारी विल्लो से चलती है, और दोनों जंगल से बाहर हैं। तो उसमें हमें कोई वो फ्री है एकदम, आप जो मर्जी कल्टीवेट करे, काटे, जब मर्जी काटे, जब मर्जी दोबारा लगाएं, जब मर्जी जिसको मर्जी बेचे, जो भी उसका बने, अल्टीमेटली वो फिनिश प्रोडक्ट बाहर जाता है जी, या यूज होगा या बाहर जाएगा। तो उसमें तो वी आर रियली सपोर्टिंग द वुड बेस्ड इंडस्ट्री। तो अब ये नई स्टडी, जो पिछली जो एक सीलिंग हमें मिली थी 2010-11 की स्टडी पे मिली थी जी। तो अब ये स्टडी हमने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को दी है, उन्होंने कल जो है ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है, तो उसका फील्ड वर्क चलेगा इंशाल्लाह 6-8 महीने में उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। तो उसको देखते हुए फिर हम एक नई सीलिंग होगी, तो उसमें और भी वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज अगर रख सकती है तो उनको इजाजत दी जाएगी। बहुत खूब। हमारे यहाँ कुछ ऐसी स्पीशीज हुआ करते थे जंगलों में, कुछ ऐसे पेड़ हुआ करते थे, या ऐसा कहें कि कुछ रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज जो है, उनका हाल क्या है और डिपार्टमेंट उनके लिए क्या कुछ कर रहा है? ये मेन हमारे जो रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज हैं, अगर मैं पेड़ों की बात करूंगा तो जैसे टेक्सास वलीचियाना है, जिससे टैक्सोल निकलता है, फिर आपका बेतुला यूटिलिस है,
जो जिसको भोजपत्र कहते हैं, जिससे एक जमाने में लिखा जाता था। फिर चिलगोजा पाइन है हमारा, जो पाइनस जिराडियाना जिसको कहते हैं, वो किश्तवाड़ और थोड़ा इस तरफ कश्मीर के रीजन में थोड़ा सा है, वो मेनली किश्तवाड़ में है वो। तो उनको जो है इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन है उनका, बेसिकली उनकी नई नर्सरीज लगा के तो उनको रेज किया जा रहा है। इस पे पिछले 4-5 साल से काम चल रहा है जी। तो इसमें काफ़ी, क्योंकि इसके सीडलिंग बनने में भी टाइम लगता है जी, तो इसकी काफ़ी प्लांटिंग भी हुई है, तो इसको इंशाल्लाह हम बढ़ा रहे हैं। और जो बाकी हमारा जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का है, तो बायोडाइवर्सिटी के जो हमारे कुछ, वो भी कुछ थ्रेटेंड हमारे स्पीशीज़ हैं, जैसे पिकोराइजा है, पिकोराइजा के इनफैक्ट 3-4 हैं, एकोनिटम के कुछ स्पीशीज़ हैं, तो उनको भी नर्सरी कल्टीवेशन करके हम फॉरेस्ट में लगाते हैं। तो अब तो इसमें क्योंकि हमारा फॉरेस्ट फॉर लाइवलीहुड एक नई जो मुहिम, हमें कई सारी मुहिम दी हैं, तो फॉरेस्ट फॉर लाइवलीहुड में अब कल्टीवेशन भी इसमें हमारे जो है किसान भाई इसको शुरू करेंगे, जितने फार्मर्स हैं वो भी इसको शुरू करेंगे। और जैसा मैंने जिक्र किया, जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ हमारी हर जगह हैं, तो वो भी जो है सस्टेनेबल तौर पे जंगल से कलेक्ट भी कर सकती है, क्योंकि ये जंगल में वैसे भी अवेलेबल हैं जो बैंड नहीं है। जैसे एकोनिटम पिकोराइजा नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो हैं जैसे ज़ख्म हयात है, या आपका जो बाकी हमारी जो स्पीशीज़ हैं, गुच्छी है, आपका अनारदाना है, या उस तरह की चीज़ें ये आराम से ये करेक्ट कर सकते हैं जी। काफ़ी एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि कश्मीर ठंडा रीजन है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर मौसम ज़्यादातर ठंडा रहता है, तो यहाँ पर मेडिसिनल प्लांटिंग का काफ़ी स्कोप है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वही मैं आपको बता रहा था ना, एक हो गया मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन जी। यहाँ जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो 2 से 3 साल उनको लगते हैं कल्टीवेशन में। एक तो वो कल्टीवेशन का एस्पेक्ट है, जैसे धूप है तो हमने कल्टीवेशन ही करना है जी। दूसरा है जो फॉरेस्ट में अवेलेबल है, और जिस मेडिसिनल प्लांट का अगर कोई सीड या उसका जो लीफ या उस तरह का ऊपर का जो पार्ट है, स्टेम, तो वो अगर यूज होता है तो वो अच्छा रहता है, ताकि कम से कम उसकी जड़ें रहें जी। और जहां जड़ें इन्वॉल्व हैं वो तो काफी ऑलरेडी वो थ्रेटेंड है या बैंड कर रखे हैं जी। तो उस तरह से ये देखना है, लेकिन कुछ प्लांट्स अवेलेबल हैं जी। और गवर्नमेंट इसके बारे में सीरियसली सोच रही है। और एक हमारा जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट भी है जी, जो जिसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, उसमें भी हमारे जो ट्राइबल भाइयों को इस तरह का हक है जी। और हमारे जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा वो उनका जो जुरिडिक्शन है, जैसे कोई रेवेन्यू विलेज है, उस रेवेन्यू विलेज का जो भी जुरिडिक्शन है उसमें जो मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज पाई जाती हैं तो वो उनका जुरिडिक्शन है। अगर उस स्पीशीज को हम निकालते हैं तो उनकी जो है कंसेंट जरूरी है, और वो चाहे तो कुछ फीस भी लगा सकते हैं। तो उसका हमारा एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, फिर जो हमारा काउंसिल है, और नीचे उनका बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है जी। वो कमेटी के ऑलरेडी जो बायोडाइवर्सिटी जितनी भी मौजूद है जी, ये जरूरी नहीं है फॉरेस्ट या मेडिसिनल प्लांट, हॉर्टिकल्चर की, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, जो फिशरीज की, एपीकल्चर, तो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर महदूद है, वो उसका जो लेखा जोखा तकरीबन इसके 31 फॉर्म है अलग अलग सेक्टर के, फॉरेस्ट से रिलेटेड और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ही तकरीबन 11 से 12 फॉर्म है। तो वो सारे रजिस्टर्स पूरे जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, सभी 4290 गांवों में, और जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं और जो हमारी ब्लॉक लेवल पे बॉडीज हैं, सबके रजिस्टर ये बने हुए हैं। तो वो जो है अब आगे उस पर अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और फिर जो है ये लोग कलेक्ट करके इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको ऑक्शन करता था, वो ऑक्शन हमने रीऑर्गेनाइजेशन के बाद से बंद कर दिया। अब तो ये सिर्फ सस्टेनेबल कलेक्शन के माध्यम से इसकी जो है आगे यूटिलाइजेशन हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप। तो वैल्यू चेन क्रिएशन करना, फिर इसको एग्रीगेट करना, उसके बाद जो है इसकी मार्केटिंग। तो उसमें फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमारी है, उसका एक ई प्लेटफॉर्म है, तो उस पर जो है हम चाह रहे हैं कि जो हमारे एग्रीगेटर्स हैं वो उस पर बेचें, तो उस पर वो जीएसटी भी देंगे, और जीएसटी से भी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनको इनकम होगी, रेवेन्यू आएगा, तो लोगों को भी इससे अच्छे दाम मिलेंगे, फायदा भी होगा, अच्छे दाम मिलेंगे। क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो है वो दाम उतने अच्छे नहीं थे, और दूसरी बात वैल्यू एडिशन नहीं होता था। तो इसमें हम छोटे छोटे पायलट्स कर रहे हैं कि उसका वैल्यू एडिशन हो, मौके पे ही वैल्यू एडिशन हो, ड्राइंग हो, ग्रेडिंग हो, पैकेजिंग हो। तो
फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देखता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। फिर उनकी एक बॉडी है ट्राइफेड। तो ट्राइफेड का भी प्रोजेक्ट कुछ पैसा मिला है इनको हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो देखते हैं ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट। तो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट को हम सहयोग देंगे क्योंकि जो इस तरह की मेडिसिनल प्लांट वेल्थ है वो फॉरेस्ट में है, तो वो हमारे सहयोग से, और लाइवलीहुड मिशन है हमारा, तो लाइवलीहुड मिशन उनका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगा, तो उससे भी काफ़ी हमें ग्रोथ मिलेगी इस सेक्टर को, जो बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ हैं, कॉल ले लेते हैं पहले, उसके बाद कुछ और सवाल पूछे जाएंगे। हेलो हेलो, आदाब। आदाब जी, भट्ट साहब। आदाब आदाब। मैं सुन रहा था ऑनरेबल को, मैं सुन रहा था, दे वर टॉकिंग अबाउट दिस फॉरेस्ट, मगर मैं एक सर कहना चाहता हूँ, ये बेस्ट है, रेवेन्यू जनरेट हम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग, मगर मेरा एक चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मेंबर ऑफ द एनवायरमेंट्स क्लब, एंड मुझे एक परेशानी है, आई एम वेरी मच अफ्रेड। आपने देखा कितना सैलाब आया, डूब गया श्रीनगर एक दिन। आपके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द मेन कॉज, बिकॉज आई एम कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंटल फॉरेस्ट से है हमारे, वो डिग्रेड हो रहा है। आप देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी ऊपर पहाड़ों से भी सड़कें बना रहा है, दे आर कनेक्टिंग एवरीथिंग, इज ए ग्लोबल विलेज। ठीक है, वो बनाए, डेवलपमेंट इज मस्ट, मगर हमारे जो नेचुरल वो विरासत थी, हमारी जो नेचुरल जो अपन है, वो तो दैट इज गोइंग बी डिग्रेडेड। आप देखो सड़कों से कितना वो पेड़ भी खराब होते हैं, वो डिग्रेडेशन कितनी होती है, वो जोन्स कितने खराब हो रहे हैं। आप देखिए इस वक्त कितनी दुनिया में तबाही, ग्लेशियर्स आर गोइंग एज ए डिजास्टर मैनेजर, दिस इज वेरी डेंजर। हाँ ठीक है, हाँ डेवलपमेंट के लिए जरूर, मगर ये उतना ही सेक्टर में होना चाहिए। हम सिर्फ रेवेन्यू जनरेट, डेवलपमेंटल, दैट इज करेक्ट, रेवेन्यू जनरेट हम रहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, मगर वी शुड बी कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स the upkeeping of this environment, the conservation of forests actually. Yes, I am telling that I am very concerned. जो देखो सैलाब आ रहे हैं, it is not only J&K, it is everywhere that environment has been defiled by everything, by the development of these roads, buildings, and the concerned authorities and ministers should look about that something will happen, God forbid, this planet will be destroyed by these thinkers. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब कॉल करने के लिए। और भट्ट साहब ने एक चीज की तरफ ध्यान दिया, हालांकि भट्ट साहब हमारे एक रेगुलर कॉलर हैं, दिल्ली से फोन करते हैं, हर प्रोग्राम के लिए बात करते हैं। डेवलपमेंट अपनी जगह बहुत सही है, लेकिन कहीं एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट हम अपने जंगलों को खत्म तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने जो मेंशन किया, एक तो यही रोड बनने से, सड़कों की बात इन्होंने की, इन्होंने इंडस्ट्रीज की बात की, इंडस्ट्रीज की बात की, और जो ग्लेशियर्स की बात की, तो मुझे लगता है मोटा मोटा वो क्लाइमेट चेंज पे बात हो रही है जी, इस बारे में सोच रहे होंगे। तो क्लाइमेट चेंज में तो हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। मतलब अगर हम इंडिया से हैं तो हमें क्लाइमेट चेंज, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि इनका डेवलपमेंट का एक स्टेज पहुंच चुका है जी, तो उसके बाद ये वेल्दी नेशंस हैं, तो ये एनर्जी का जो सोर्स है उसको चेंज करने में, और जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कट करने में जो पैसा लगता है, जो टेक्नोलॉजी लगती है, तो उसमें ये सक्षम है जी। तो अब जो है ट्रेंड उल्टा चल रहा है, पिछले 10-15 साल से इनका इमिशन लेवल नीचे जा रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज का ऊपर जा रहा है जी। तो जैसे इंडिया है, चाइना है, तो हम लोगों का ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर हम पर कैपिटा में देखेंगे तो पर कैपिटा में आज भी जो है, मान लीजिए अमेरिका का 9 होगा या 10 होगा, कनाडा का भी ऐसे ही होगा, एक कंपेरेबल जापान का होगा। पर कैपिटा में अभी भी हम 2 के आसपास हैं, 2 के नीचे ही होंगे पर कैपिटा। तो लेकिन अब ये है कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी जी, इट इज हैपनिंग, सो वी हैव टू सिक्योर आवरसेल्फ जी। तो उसमें तो हम अपना जितना कम डिस्टर्बेंस करेंगे, जितनी टेक्नोलॉजी अच्छी करेंगे जी, उतना हमें जो है उससे जो है एक रेजिलेंट मिलेगा और एक सेफ्टी मिलेगी। और जितनी देर तक उसको होल्ड कर पाए हम उतना बेहतर है, उससे शायद हमारे यहाँ की जो खूबसूरती है, जो हमारा वातावरण है, वो खराब नहीं होगा। बिल्कुल। अब जैसे हम बात करते हैं हमारा इमिशन जी, इमिशन तो चलिए हम कंट्रोल करें, बट वो एक मिटिगेशन टूल है जी, यानी हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर रहे हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो हो चुकी है
और जो नियति है, यानी अभी भी जो ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में हैं, जो अगर आज मैं सारी बंद कर दूं, अभी जो हैं उनकी लाइफ भी कई दसियों साल है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग आज भी अगर हम सब बंद कर देंगे तो भी ये 1.34 पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब है चेंजेस विल कम, व्हेन चेंजेस विल कम वी हैव टू प्रिपेयर फॉर देम। तो हमें अपने अंदर रेजिलियंस लानी है। तो रेजिलियंस में जितना फॉरेस्ट का ग्रीन कवर हमारा बढ़ेगा और उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। यानी हमारा ट्री कवर तो होना चाहिए या फॉरेस्ट कवर, लेकिन उसके अंदर की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी रिच होनी चाहिए, तभी रेजिलियंस बढ़ेगी। बाकी जो रोड का जो है, रोड की जरूरत है, रोड बनना है, लेकिन जो रोड हमारा जो स्लोप से जाता है, ग्रेडियंट से जाता है, हमें यही है कि यहाँ ज्यादातर जो रोड है, खासकर चिनाब वैली में होंगे जो ग्रेडियंट से जाते हैं, पुंछ में होंगे, तो और बाकी हमारे वैली के भी कई क्षेत्र हैं, जैसे तोसा मैदान जो रोड बन रही है, तो नेचुरली वो ग्रेडियंट बिल्कुल भी, तो वहाँ जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी लगेगी उतना कम जो है वो उतनी अच्छी कटिंग होती है। जब कटिंग बढ़िया तरीके से होती है तो उससे फिर जो है नुकसान कम होता है, इकोलॉजी को कम होता है, और जो भी जो मलबा उसका निकलता है, जो वो यूज होता है या फिर उसकी एक मग डंपिंग साइट बनती है। तो मग डंपिंग साइट को फिर आप जो है ग्रीन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी में और अगर सुधार होगा तो उससे नुकसान और कम होगा। और उसके बाद रोड बनने के बाद तो फिर वही प्लांटिंग आपको करनी है, उस एरिया को फिर आपने बांधना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे नेशनल हाईवे में से जो आते हैं, कुछ हमारे वैसे ही नेचुरली हमारे लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज, तो वहाँ हमने जो नया एक शुरुआत की है, वहाँ हम जो है कॉयर लॉग्स यूज करते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है। फिर वो एरिया जो उस पूरे को कवर कर देते हैं हम जियो टेक्सटाइल वोवन मैट से, वो भी उसके बीच में आप ग्रास लगा सकते हैं, श्रब्स लगा सकते हैं, जो उस जमीन को फिर पकड़ के रखता है। वो पहले तो मैट उसको पकड़ लेता है, बाद में और मैट थोड़ा सा उसमें वाटर अब्जॉर्प्शन का कैपेसिटी है, रेनफॉल होगा तो वाटर अब्जॉर्ब रहता है, और जो सीड उसमें रहेगा या कोई छोटा सा प्लांट उसमें श्रब्स का रहेगा, क्योंकि इमीडिएटली आप पेड़ नहीं लगा सकते, तो वो उसको होल्ड करता है। और ये प्रोसेस 3-4 साल 5 साल चलता रहता है, और 5 साल के बाद वो बायोडिग्रेड हो जाता है, उसी का ही हिस्सा बन जाता है। वंडरफुल। तो वो एक्सपेंसिव है, लेकिन इसमें हमें यहाँ पर उसकी जरूरत है। हाँ, इसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है, हमें काफी इसमें फंडिंग भी थोड़ी मिली है, और अभी PWD R&B डिपार्टमेंट ने भी हमें अप्रोच किया है, तो हम अपना DPR बना के भेजा है हमने, तो उसमें भी उन्होंने 5-6 लोकेशन बनाई है। सर, बहुत जगह जंगलों में हमने देखा कि देवदार के पेड़ लगे हैं, कहीं भी हम जंगल में जाते हैं तो देवदार के पेड़ देखने को मिलते हैं, या बाकी जो हमारे बड़े ही महंगे पेड़ हैं जो लगे रहते हैं, लेकिन बहुत कम हमने देखा कि जंगलों में चिनार के दरख्त बहुत कम नजर आते हैं। क्या कभी इस बात पे बात नहीं हुई कि जंगलों में चिनार भी होने चाहिए? चिनार जो है वो पार्क्स का पेड़ जी, इट्स अ ट्री ऑफ पार्क्स, एंड वंस यू प्लांट चिनार, बट इट्स समवेयर द आइडेंटिटी ऑफ कश्मीर, या आइडेंटिटी ऑफ कश्मीर, एंड Department of Floriculture is mandated for management of chinar. But since that department is small and their main focus is on parks and gardens, उसमें कितने चिनार लग सकते हैं, मतलब एक लिमिट है। तो फिर जो है 2016-17 में गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया, फिर वो डायरेक्शन जो है वो 18-19 में काफी तेज हो गई कि आप चिनार को प्रमोट करिए, पूरे जम्मू कश्मीर में प्रमोट करिए। तो उसके चलते फिर पिछले 3 सालों में ऑन एन एवरेज 7-8 हज़ार चिनार लगे हैं। इस साल भी हमारा टारगेट है 15 से 20 हज़ार चिनार हमने नर्सरीज में रेज करने हैं या लगाने हैं। वंडरफुल। तो उसमें फिर हमने चिनार की काफ़ी प्रमोशन है, लेकिन सबसे ज़रूरी इसमें हमें जगह नहीं मिलती है। फॉरेस्ट में हमने लगाते हैं, जैसे मैं अभी बायोडाइवर्सिटी पार्क का बता रहा था, पिछले साल हमारे 130 साल पूरे हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट वॉज क्रिएटेड इन 1891, तो 130 का हमने एक चिनार गांव वहां बनाया है जी। और बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में पर्याप्त मात्रा में चिनार लगते हैं। चिनार पे और भी हम कुछ काम कर रहे हैं। चिनार का हेरिटेज रजिस्टर बन रहा है। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत पहले इस पे इसकी गिनती की थी। 70s में माना जाता था कोई 40,000 हमारे माइटी चिनार हैं, जिनकी उम्र जो है वो 150-200 साल से 650 साल तक है। तो वो अभी जो हम मानते हैं वो 25 से 27 हज़ार रह गए हैं। हाँ,
तो हमारा ये 2 साल का प्रोजेक्ट है। हम सारे चिनार्स को जियो टैग कर रहे हैं और उनको नपाई करके नंबर देके उनका हेरिटेज रजिस्टर बना रहे हैं। तो वो अभी हमारे 10,000 से ज़्यादा हम काउंट कर चुके हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट कवर हो गए हैं। तो उसके अलावा हम वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन गार्डन ने बनाया है ताकि हर साल हमें अच्छा क्वालिटी का चिनार का कटिंग चाहिए। नर्सरी जो हमें उसकी नर्सरी रेजिंग हमें रेगुलर होती रहेगी। और आपको ये जान के भी थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है बताने के लिए कि जो हमारा 4 चिनार है जी डल में, बिल्कुल, उसमें एक चिनार बहुत अच्छा दिखता है, वो 1984 में लगाया था। पुराने चिनार तो खत्म हो चुके थे जी। 1984 में लगाया था, वो सबसे ग्रीन है। फिर उससे नेक्स्ट जिसको हम चिनार नंबर 2 कहते हैं, फिर 3 और 4। तो 2 और 3 ये 2 तकरीबन जा रहा था लेकिन उसके नए शूट आ गए। 3 तो पैथोलॉजी से काफी अटैक हो चुका है उसको, मतलब वो पेस्ट अटैक, सॉरी दिस पैथोलॉजिकल अटैक है उसको। और 4 तो था ही नहीं, वो तो पहले ही, वो तो खत्म हो चुका था। तो फिर हमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनरेबल एलजी ने लास्ट ईयर 27 जून को जब हमने उनको चिनार की फिल्म दिखाई तो वो हमें उन्होंने डायरेक्शन दी कि वहाँ आप चिनार 2 लगाइए, या बल्कि 3 ही कहा था उन्होंने। तो मतलब उसको 4 चिनारी बनाइए, वापस करिए। तो वो फिर हमने जब उसको प्रॉपरली एक टीम बना के एग्जामिन किया तो जो चिनार नंबर 2 है उसके 2 शूट्स आ रहे हैं, तो वो हमने उसको रखा है। जो एग्जिस्टिंग चिनार है हमने किसी को टच नहीं किया है, सिर्फ 2 को थोड़ा सा हमने फैशन किया है बस। 3 वाला हमने वही रहने दिया, उसके साथ में 3 और 4 को इक्वी डिस्टेंस लेके चिनार का, क्योंकि जब लगा था तो इसका प्रिंसिपल ये था कि जो सन है वो पूरा उस छोटे से टापू में हमेशा रहना चाहिए, मतलब शेड रहना चाहिए जी। तो वो 2 चिनार जो है हमने तकरीबन 18 से 20 साल उम्र के हैं, ये पहली बार किया है हमने। फ्लोरिकल्चर को भी साथ रखा, इसमें सुकास्ट हमारे साथ था कश्मीर, उनका पैथोलॉजिकल विंग, फिर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और हमारे बाकी अफसरान इसमें हमारे साथ थे। तो वो 2 बड़े चिनार हमने ट्रांसप्लांट किए हैं फरवरी 20 और 22 को इस साल। तो वो अब वो चल रहे हैं। तो अभी भी हम दुआ कर रहे हैं क्योंकि उसमें वो पत्तियां बड़ी अच्छी हैं और उसमें जो है वो फ्रूटिंग भी हमें लग रहा है शुरू होने वाली है। लेकिन जो ग्लो एक नॉर्मल चिनार का है, जो उसकी हरी पत्ती एकदम सीधी हो चुकी है, इस टाइम पूरी ग्रीन हो चुकी है, उस तरह से अभी फॉलो अप चल रहा है क्योंकि उसको रूट शॉक लगा है, क्योंकि पूरा हमने उसको अपरूट करके निकाल के वहां लगा दिया, ट्रांसप्लांट किया है। तो हम अभी भी दुआ कर रहे हैं कि वो बना रहे और उसकी लाइफ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया। अगर यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ हैं, शायद लाइन पर अभी भी जुड़े हुए हैं, तो हम पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मैं अब्दुल रशीद बेमना से बोल रहा हूँ। जी रशीद साहब सवाल पूछिए। जनाब चीफ साहब से मेरी ये गुजारिश है कि हमारा यहाँ बेमना एसडीए कॉलोनी में एक वो ग्रीन बेल्ट का एक बहुत बड़ा पोर्शन रखा था जी। उसके ऊपर दरख्त तूत के दरख्त मतलब उगाए थे उसके लिए, लेकिन वो अब खस्ता हो गया है। उसकी तरफ जनाब मतलब लोग उस पर कूड़ा डालते हैं। हमने इसके बारे में यहाँ एक बोर्ड हमने देखा था, उसके ऊपर लिखा था डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, उसका दफ्तर बेमना में ही है। हमने इसके बारे में उनको कई बार बताया कि जरा इसके तरफ कोई फेंसिंग वेंसिंग कीजिए, ये तबाह हो रहा है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी। ठीक है, उसके बाद हम एसडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी के वालों के पास गए, उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद साहब कॉल करने के लिए। जहां की तरफ आपने इशारा किया है उसका जवाब आप डॉक्टर साहब से सुन लीजिए। डॉक्टर साहब, बेमना इलाके की बात हुई है कि वहां पर एक छोटा सा पैच है लैंड का, जहां पर मैंने भी देखा शहतूत के बड़े पेड़ लगे रहते थे, लेकिन अब वो बड़ा खस्ता हो चुका है। और जिस डिपार्टमेंट की हमने बात की, फॉरेस्ट, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड रिमोट सेंसिंग है जी। ये इसको लूजली हम एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। मैं डायरेक्टर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट तक पहुंचा दूंगा ये बात। ये हमारे डिपार्टमेंट का नहीं, डोमेन नहीं है, बट मैं श्योरली इसको पहुंचा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पॉलिथीन फ्री फॉरेस्ट, ये एक मुहिम चली है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये पॉलिथीन फ्री फॉरेस्ट, ये हमारे पॉलिथीन फ्री कश्मीर बात करें, हाँ, हमें डिलीवरेबल कुछ दिए गए हैं जो सभी महकमों को दिए गए हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सभी महकमों को दिए गए हैं। तो तकरीबन 25 डिलीवरेबल हमें दिए गए हैं जो फॉरेस्ट और हमारे सिस्टर डिपार्टमेंट है। तो हमें जो डिलीवरेबल है वो है पॉलीथीन फ्री फॉरेस्ट।
और आप अगर बात करें पॉलीथीन फ्री J&K, वो गवर्नमेंट का ये सबसे अहम प्रायोरिटी में से एक है। तो अब ये जहाँ तक फॉरेस्ट का ताल्लुक है, तो हम इसमें टाइम टू टाइम जो हमारे जितने भी इंटरनेशनल डेज हैं, अभी 4 हो चुके हैं हमारे, जैसे अर्थ डे पीछे आया था, फिर हमारा बायोडाइवर्सिटी डे था, और ऐसा नहीं है हर दिन ये करना चाहिए, जरूरी नहीं है इंटरनेशनल डे पे, तो हर दिन हमारा ये होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जी, मैं आपको सही मायने में बताऊं, बहुत बड़ा टास्क मिलता है इस पर, बहुत बड़ा ये, क्योंकि ये हमारी हैबिट में आ चुका है। और इसमें तो हम जब तक सब लोग मिलके इसमें नहीं करेंगे और अल्टरनेटिव्स नहीं होंगे जो बहुत ही इजीली जो अवेलेबल हों, तब तक इसमें इसकी लड़ाई जो है ये चलती रहेगी। अब जैसे मैं शंकराचार्य को एग्जांपल देता हूं, तो शंकराचार्य में फॉरेस्ट एरिया है पूरा, और तमाम वहाँ विजिटर जाते हैं, और हमारे लोकल विजिटर्स भी बहुत जाते हैं, खासकर सैटरडे संडे जाते हैं। तो वहाँ भी जो है, जैसे हमारा श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो रिपीटेडली, मुझे लगता है हफ्ते में 3 बार वो उनकी गाड़ी जाती आती है, और हम लोग भी उसमें कोऑपरेट करते हैं और सपोर्ट करते हैं, हमारा स्टाफ भी लगता है। तो वहाँ उतना सा जो ये 5.5 किलोमीटर का जो ये रास्ता है, उसको साफ करने में भी जो है काफ़ी कवायद लगती है। तो जब हम पूरे फॉरेस्ट की बात करेंगे जो 48% एरिया है, तो इसमें खासकर एरिया जो हमारे इससे जो मुतासिर होते हैं वो हैं टूरिज्म वाले एरिया, जहाँ टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी या जो टूरिस्ट इंपॉर्टेंस का एरिया होगा, वहाँ क्योंकि फुटफॉल ज़्यादा रहता है। तो वहाँ हालांकि अभी सभी डिपार्टमेंट इसमें बड़े अलर्ट हैं और अपनी अपनी इनोवेशन से कर रहे हैं, और सब जगह जो गार्बेज बिन्स और उस तरह की कलेक्शन सेंटर्स वो सब भी है। और इसमें अगर J&K यूटी की बात करेंगे तो वो हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उसमें भी जो है रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन इन्फोर्समेंट की बात हमारे एक्ट में है, और जम्मू कश्मीर तो पायनियर है इसमें। जो हमारा J&K जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मैनेजमेंट हैंडलिंग जो हमारे रूल्स आए थे, सबसे पहले आए थे, एक्ट जो है उसके रूल्स ये हमारे 2007 में ही आ गए थे। फिर 2019 में हमारे यहाँ सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो कटलरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो प्लेट्स हैं, ये जो आपके सॉसर हैं, स्पून्स हैं, नाइफ हैं, ग्लासेस, ये तो बैन कर दिए थे। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाद में फर्दर एक्शन लिया है, तो इसमें कुछ 2-3 और चीज़ें बैन की गई हैं, जैसे पैकेजिंग फिल्म को बैन किया है, बैलून्स के साथ जो वो एक प्लास्टिक लगता है उसको बैन किया गया है। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में भी काफ़ी इस तरह से जो हमारे रूल और एक्ट हैं वो पर्याप्त हैं। जहाँ तक पॉलीथीन की बात है, वो 75 माइक्रोन से नीचे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट वो भी कहीं ना कहीं से वो दिख जाता है। वो उस पर एक तो वहीं बॉर्डर पे ही रोक होनी चाहिए बिल्कुल, कि वो एंटर ही ना करे और उसके हिसाब से यहाँ पर अगर है तो हमें अल्टरनेटिव्स को ढूंढना पड़ेगा। इसमें जूट है, क्लॉथ है, पेपर है, और सबसे पहले तो हैबिट चेंज। मतलब अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ भी अगर बाई करना है या कुछ भी कैरी करना है तो मुझे You should be carrying a bag from your place। आपके घर से एक बैग हो, थैली हो, जैसे पहले जमाने में होता था, वो थैली कैरी करके आप उसमें सामान लेके आते थे, कोई परेशानी नहीं होती थी, और आपको कहीं पर उस थैली के लिए पैसे नहीं देने होते थे, आपके पास बना रहता था और उसी का इस्तेमाल होता था। खैर, स्कीम्स की अगर हम बात करें, वो स्कीम्स जो हमारे यहाँ पर यूथ को इन्वॉल्व करके उनकी इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट करे और एट द सेम टाइम हमारे फॉरेस्ट को बूम मिले, कुछ ऐसा है डिपार्टमेंट के पास? जो डिपार्टमेंट के तमाम वर्क्स हैं जी, वो तो अब जैसे मैं आपको बताऊं, हमारा जो डिपार्टमेंट है, सिस्टर डिपार्टमेंट के साथ अगर मिल के बताऊं तो हम कोई 150-200 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, और सभी पैसा जो है ये टेंडरिंग के माध्यम से खर्च होता है जी। और इसमें कम से कम जो है 50-55%, बल्कि 60% जो है इसमें लेबर का रोल होता है। तो मैं तो सबसे पहले जो पढ़े लिखे हमारे यूथ हैं, यंग इंजीनियर्स हैं, जो अभी मतलब अवेलेबल हैं, तो वो तो एक तो टेंडरिंग का उनको सीखना चाहिए जी। और तमाम टेंडर होते हैं जी। हमारे आजकल नर्सरी वर्क्स के भी टेंडर हैं, हमारे जो सॉयल वाटर कंजर्वेशन वर्क्स के टेंडर हैं, और प्लांटेशन और फेंसिंग के तो टेंडर चलते ही रहते हैं। 2-3 साल से शुरू हो चुके थे। पहले ये सारा काम डिपार्टमेंटल होता था जी, अब तो ये सारा आउटसोर्स होता है। तो ये एक बड़ा रोजगार का ये जरिया है।
फिर हमारा डिपार्टमेंट पिछले साल से हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी ने भी बहुत इनिशिएटिव लिया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें इसमें डायरेक्शन दी है। जो हमारा नरेगा जो हमारा है प्रोग्राम है, जो जिसमें जॉब कार्ड होल्डर्स को कम से कम 100 दिन का जो है एम्प्लॉयमेंट उसमें मिलता है, रोजगार मिलता है, तो वो उसमें अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत बड़े पैमाने पे आ गया है। अभी हमारे जो सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री और टेरिटोरियल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, 1 करोड़ के करीब जो है हम इस तरह के वर्क्स ग्राम सभा को सबमिट कर चुके हैं, और बहुत सारे वर्क्स ग्राम सभा से अप्रूव होके आगे एसीडी को चले गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्रूवल चल रहे हैं जी। तो वो भी एक उसका एम्प्लॉयमेंट का जराए है जी। और जो बिल्कुल जो हमारे पढ़े लिखे और उस तरह के यूथ हैं जो थोड़ा सा आउट गोइंग है, तो उनके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, क्योंकि इको टूरिज्म पे एक नई पहल की है पिछले साल से जी। तो हमें डायरेक्शन थी फॉरेस्ट हट्स के लिए भी और इको ट्रैक्स के लिए भी। तो जो ट्रैक रूट्स हैं वो हमने 75 खोलने थे, उसमें हमारे 67 के करीब खुल चुके हैं, ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। वो इस साल हम उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं और बाकी भी पूरे कर रहे हैं, हो सकता है हम 75 से भी आगे चले जाएंगे। तो ये ट्रैक रूट्स में बहुत सारे आयाम हैं, गाइड का है, ट्रैक के जो इक्विपमेंट होता है उसका है, फोटोग्राफी का है, बर्ड वाचिंग का है, हाइकिंग का है, और इस तरह के तमाम जो है नेचर इंटरप्रिटेशन है। तो ये भी इसमें काफ़ी यूथ इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो उसमें फिर हमारा जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें जैसे वाइल्ड लाइफ वॉलंटियर्स हैं, तो उनमें वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग दे रहा है, कुछ में हम लोग दे रहे हैं। फिर वुपमा का अलग है बर्ड वाचिंग के लिए, वो वुपमा दे रहा है। तो ये भी एक नए जो आयाम हैं ये खुलेंगे। और जैसे हमारा फॉरेस्ट हट्स है उसमें भी हाउसकीपिंग या उस तरह की चीज़ें भी, वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ आप प्रिंसिपल कंजर्वेटर फॉरेस्ट हैं, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट रादर, अचीवमेंट क्या है डिपार्टमेंट की आज के दिन पर? अचीवमेंट्स अगर हम सबसे पहले तो ग्रीनिंग में देखेंगे जी, तो आज से 4 साल पहले हम लगाते थे 35 लाख बूटे लगाते थे एवरेज साल में जी। तो उससे अगले साल जब 19-20 में जब मैं आया था तो उसको 50 लाख का टारगेट दिया था जी। उसके बाद ये टारगेट कर दिया 1 करोड़ का, फिर 1.3 करोड़ का। तो अब ये सारे टारगेट हमने अचीव किए। कल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमें कम्प्लीमेंट भी किया है। 1.3 करोड़ के अगेंस्ट हमने 1.37 लगाए हैं। अरे लेकिन इसके अलावा जो हम लो कास्ट जो हमने रखा है जो सिस्टम, क्योंकि हम नहीं चाहते हर जगह फेंसिंग हो जी। जैसे मैं ग्रेजिंग की बात कर रहा था जी। तो अगर आप फेंस करते हो तो वो ग्रेजिंग नहीं हो पाती है जी। तो हमने लो कास्ट कुछ 3-4 हमारे आयाम रहते हैं। एक तो डिबलिंग करते हैं जो ट्रेडिशनल है, जैसे हॉर्स चेस्टनट है उसकी हम डिबलिंग करते हैं, वॉलनट की भी कर सकते हैं, फिर दूसरा ओक की भी कर सकते हैं। दूसरा हमारा है सीड बॉल्स जी, वो हम जो ग्रास के सीड बॉल्स, फॉडर स्पीशीज के, श्रब्स के। अब जैसे लैंडस्लाइड आए जी, अब लैंडस्लाइड को ट्रीट करने में एक लंबी कवायद लगती है, लेकिन अगर उसको फर्स्ट एड देनी है तो आप उसमें सीड बॉल्स डाल दीजिए, कोई छोटी सी कैविटी बनाइए, डाल दीजिए, वैसे ही थ्रो कर दीजिए। जैसे ही उसको मॉइस्चर मिलेगा, पानी ग्रो करेगा, बरसात होगी तो वो अपने आप खुल जाता है, उसके अंदर जो सीड होगा जर्मिनेट करेगा, वहीं सेट हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसमें पकड़ लेगा जी। तो लोकल वैरायटीज हम यूज करते हैं, लोकल ग्रासेस, लोकल श्रब्स, जैसे हमने बटोत में किया, रामबन में किया, उधमपुर में किया, तो ये इसके भी अच्छे नतीजे हमें मिले हैं। तो इससे जो आउटसाइड फॉरेस्ट है वो एरिया भी काफी ग्रीनरी में आ जाता है, बढ़ रहा है। बहुत खूब। तो दूसरा हमारा जैसे वन से जल, जल से जीवन जी, उसमें जितने भी हमारे जो ड्राई एरियाज हैं, खासकर कंडी एरियाज हैं हमारे, जो जम्मू हो गया, कठुआ है, सांबा है, ये बेल्ट में हम काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सुरिनसर मानसर का कैचमेंट है, उसमें सिल्टेशन होता है, उसमें भी हम काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसके रिजल्ट्स पानी के हिसाब से बड़े अच्छे हैं, तालाब रिजुवनेट हो रहे हैं, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। फिर हमारे जो फॉरेस्ट को सिक्योर करना, वनरेबल फॉरेस्ट को फेंस करना, फिर हमारे बाउंड्री पिलर्स लगाना, इस तरफ भी काफ़ी। बट मैं मेन अचीवमेंट मांगता हूँ लोगों के साथ काम करने की। बहुत जो हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ जो हम काम कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट, हमें बहुत सपोर्ट मिल रही है उससे। बहुत खूब। चैलेंजेस क्या हैं हमारे सामने? चैलेंजेस हमारे एक तो क्लाइमेट चेंज है जी, क्लाइमेट चेंज तो चैलेंज है। क्लाइमेट चेंज में अगर आप देखेंगे ना, जो जैसे प्लांट लाइफ शुरू होती है जी, स्प्रिंग आया,
इस साल तो स्प्रिंग आया ही नहीं, माना जाए तो महीने में जाए तो आया ही। स्प्रिंग आएगा, आपकी बड ब्रेक होगी, आपकी लीफ आएगी, बिल्कुल। तो साथ साथ कहीं ना कहीं वो जो उसको उस पे फीड करने वाला इंसेक्ट वो भी कहीं जन्म ले रहा है, उसका लार्वा प्यूपा वो भी, तो एक ये सिंक्रोनी है जी। ये एक साथ चलता है। अब क्लाइमेट चेंज में क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, बिल्कुल, और जो एनिमल स्पीशीज हैं, एनिमल स्पीशीज उतने जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो वो सिंक्रोनी टूटने से आपका नेचुरल रीजनरेशन, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। डिग्रेडेड फॉरेस्ट को ट्रीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस तरह का जो स्लोप्स को ट्रीट करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसमें हम अपनी अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, डिग्रेडेड फॉरेस्ट हमने पूरा कैलकुलेट किया है, 2150 स्क्वायर किलोमीटर हमारे डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं। इसका हमने ये जो डिकेड है, यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन चल रहा है, ये 21-22 से शुरू हुआ था। तो उस पूरे डिकेड में हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि बाई 2930 3031 तक हम जम्मू पूरा पैच कवर कर लें, डिग्रेडेड फॉरेस्ट को कंट्रोल कर लेंगे जी। फिर हमारे मेरे सहयोगी हैं यहाँ एडिशनल पीसीसीएफ, जो हमारे सदर्न स्लोप्स होते हैं, आप देखेंगे ना जो फॉरेस्ट का अगर आप पूरा बड़ा मैक्रो व्यू लेंगे तो नॉर्दर्न स्लोप्स में आपको अच्छे जंगल मिलेंगे, सदर्न स्लोप्स आपको इरोडेड मिलेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो इनको भी ट्रीट करने का हम इस साल हम काफी इनमें से कुछ ट्रीट करेंगे जो एक हमें फ्यूचर के लिए रास्ता देंगे। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। हमारे पास लास्ट के 2 मिनट बचे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं डिपार्टमेंट के? फ्यूचर प्लान्स जैसे मैंने आपको बताया, ये 25 डिलीवरेबल हैं जी, और इसके अलावा 2030 के कुछ हमें टारगेट्स हैं। और अभी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो अमृत काल का आह्वान किया है, जो पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, कि हम अपने आप को 2047 में कैसे देखते हैं। तो 2047 के सारे महकमे मिलके अपना इसमें 10 उन्होंने सेंटर में जो डिफरेंट सेक्रेटरीज की कमिटीज भी बनाई हैं। तो अमृत काल पे अभी हम सब लगे हुए हैं। अभी मैं जाके उसी को मैंने नोट फाइनल करना है। तो हम जैसे हमारा 2/3 हमें करना है वुड बेस, जैसे मैंने 500 करोड़ का बोला, वुड में सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, वुड वो पैसा बाहर ना जाए, सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए। बायोडाइवर्सिटी का और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है हमारे जो, उसका जो पूरा तरीकेकार अच्छा होना चाहिए, और 100% लोगों के साथ काम करना चाहिए। तो यही हमारा जो फ्यूचर एक विजन है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि जो फ्यूचर प्लान्स हैं डिपार्टमेंट के वो फुलफिल हो जाएं, और जो टारगेट्स डिपार्टमेंट को मिले हैं वो टारगेट जिस तरह से अभी तक टारगेट से ज्यादा हमने अचीव किया है, आगे भी टारगेट से ज्यादा अचीव हो। हमारे यहाँ हरियाली रहे, हर क्षेत्र में हरियाली होना बहुत जरूरी है। हरियाली रहेगी तो साया रहेगा, साया रहेगा तो जिंदगी रहेगी। आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर मोहित गेरा जी, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर J&K, फॉरेस्ट J&K, साथ ही साथ ये हेड हैं फॉरेस्ट फोर्सेस के और चेयरमैन हैं बायोडाइवर्सिटी काउंसिल के। आज हमने इनसे बात की और जाना कि किस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है और कितने कठिनाइयों के बावजूद वो कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीनरी बनी रहे। लेकिन ये ग्रीनरी सिर्फ डिपार्टमेंट से बनी नहीं रहेगी, इसमें कंट्रीब्यूशन लोगों का भी चाहिए। जैसा कि हमारे यहाँ अब ये माना जाता है कि हर बेटी के साथ एक पेड़ लगाइए। आपके घर में अगर बेटी पैदा हुई है तो उसी के नाम का एक पेड़ लगाइए, कम से कम एक पेड़ लगाइए। हालांकि पेड़ हजारों में लगने चाहिए, लेकिन अगर आप हजारों में नहीं लगा सकते, कम से कम एक पेड़ लगा लीजिए। और जिस दिन आप ये पेड़ लगाएंगे, ये आपकी बेटी के साथ ग्रो करेगा, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं इसमें अपनी बेटी की छवि नजर आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ हरियाली बनी रहेगी और उसमें आपका सबसे बड़ा सहयोग होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के अगले शुमारे में आपसे होगी मुलाकात और बात करेंगे किसी और मौजू पर, किसी और मेहमान से। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज।